औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के लेक्चर में हम विटामिन ए के फंक्शंस और इन फंक्शंस की जो अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली सारे विटामिन्स हमने इसी पैटर्न में डिस्कस करने हैं कि जो अभी भी उसी विटामिन ए को भी हम इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि व्हाट इज विटामिन ए हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करना है या इस लेक्चर में अभी जो डिस्कस करेंगे दैट इज टू डिस्क्राइब द इट्स मेटाबॉलिज्म एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन। जो फंक्शंस हैं विटामिन्स के वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हमने जो बुक में जो फंक्शन डिस्क्राइब किए हुए हैं, जो प्रिंसिपल फंक्शन डिस्क्राइब किए हुए हैं, हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अभी तक विटामिन ए की डिस्कशन में हम इसके सोर्सेज को देख चुके हैं, इसकी डाइजेशन मींस इसकी ब्रेकेज एंड इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इसकी ट्रांसपोर्टेशन अप टू द लिवर, इसकी स्टोरेज विद इन द लिवर इन फॉर्म ऑफ रेटिनाइल पाल्मिटेट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं रिगार्डिंग ग्रोथ एंड मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन और एपिथेलियल और इम्यूनिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो ये किस तरीके से एज ए विटामिन ए या रेटिनॉल या रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड जो है वो परफॉर्म करता है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है विजन में, और वो किस तरीके से ये परफॉर्म करता है ये आज हम देखेंगे। ओके, द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए जो है वो ऑलमोस्ट 4 हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है और बहुत डिटेल में भी दिया हुआ है बुक में, दैट इज विजुअल साइकिल, सेकंड ग्रोथ, थर्ड रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये सभी फंक्शंस विटामिन ए किस तरीके से परफॉर्म करता है इसकी हम मेटाबॉलिक पैथवे अब डिस्कस करते हैं। ओके, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि विटामिन ए जो है जो इसकी केमिकल फॉर्म है वो डिफरेंट ऑक्सीडाइज फॉर्म में बॉडी में होती है। रेटिनॉल अगर और रेटिनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये रेटिनोइक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है तो दोबारा से ये रिड्यूस नहीं हो सकता। ओके, अब जब ये रेटिनोइक एसिड बॉडी में या टारगेट टिश्यू में स्पेसिफिक receptors proteins present in the nucleus of the target tissue, ठीक है। retinoic acid binds with the high affinity to specific receptors proteins present in the nucleus of the target tissue। इन रेटिनोइक एसिड के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखने वाली रिसेप्टर्स होते हैं विद इन द टारगेट टिश्यू, और बेसिकली उसके न्यूक्लियर जो कंपोनेंट है उसमें ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर्स की बेस के ऊपर ये अपने मल्टीपल फंक्शंस को ट्रांसक्राइब और ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है। यही अभी फिनोमिना हम डिटेल में देख लेते हैं। अभी तक हमने बात की कि रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, और रेटिनोइक एसिड जो है विद इन द क्रोमेटिन जो है वो रिसेप्टर्स, इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स की बहुत ज्यादा डिटेल है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। रेटिनोइक एसिड जो है रिसेप्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जीन्स के साथ या न्यूक्लियर क्रोमेटिन के ऊपर एक इसका रिस्पांस एलिमेंट होता है, उसके ऊपर
फिट इन होगा और इंटरेक्ट करेगा, वहां से ये अपना स्पेशल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस करेंगे और ये स्पेशल मैसेंजर आरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगी और ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स आके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सब डिटेल जो है लिपनकॉट में इलस्ट्रेटेड है, जबकि हार्पर में इसकी डिस्क्रिप्शन तो ज्यादा है लेकिन डायग्रामेटिकली इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये 3 डायग्राम्स हैं बेसिकली बेटा। आज इस लेक्चर में हम इन 3 डायग्राम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड डायग्राम जो है वो नेट से ली गई है, बाकी 2 डायग्राम्स आपकी लिपनकॉट की बुक में है। ओके, सबसे पहले हमने बात की कि रेटिनॉल जो है रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। रेटिनोइक एसिड जो है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके जीन्स को एक्टिवेट करता है, जीन्स एक्टिवेशन होगी, उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगी और ये स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, लेकिन दिस इज द बायोकेमिस्ट्री। ये सब जो कैस्केड है या ये फ्लो चार्ट है, ये इतना सिंपली जो है हम याद नहीं रख सकते, हमने इसको फर्दर डिकोड करना है, फर्दर डिटेल में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, स्पेशली ये जो स्टेप है हमारा फ्रॉम द रेटिनोइक एसिड टू जीन एक्टिवेशन, यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो जाती है, लेकिन आपके लेवल के ऊपर 2 से 3 स्टेप फर्दर हमें यहां अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इसी को लिपनकॉट में दूसरी डायग्राम में डिस्क्राइब किया है कि रेटिनॉल जो भी आपने लिवर से रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के जरिए टारगेटेड टिश्यू, सपोज ये एक टारगेट सेल है, ठीक है, इस टारगेट सेल में रेटिनॉल एंटर हुआ, यहां जो है वो CRBP है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है। ये CRBP के साथ यहां फर्दर ये ऑक्सीडाइज हुआ और रेटिनोइक एसिड हो गया। ठीक है, रेटिनोइक एसिड जो है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट टारगेट सेल। रेटिनोइक एसिड जो है वो इस टारगेट सेल के न्यूक्लियस में एंटर होगा। यहां ये जो ग्रीन वाली हैं, अब इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, दीज आर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें रेटिनॉइड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होती हैं। जैसे ही रेटिनोइक एसिड इन एनी फॉर्म, इवन 9-cis 9-trans और ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड के फॉर्म में न्यूक्लियस में एंटर होता है और इनके साथ इंटरेक्ट करता है और इनको डाइमराइज करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। जब और ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑफ द रेटिनोइक एसिड एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ये जाके ये आपका जीन पड़ा हुआ है न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के ऊपर, और इस जीन के ऊपर एक खास रिस्पांस एलिमेंट होगा इस रिसेप्टर एंड रेटिनोइक एसिड कॉम्प्लेक्स के लिए, ये यहाँ अटैच होगा और जो भी यहाँ इसका मैसेज होगा, जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट होगी फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए या मैच्योरेशन के लिए, जो भी पर्टिकुलर मैसेज है यहां से रिलीज होगा, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगी और इन स्पेसिफिक प्रोटीन से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ओके बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं रेटिनॉल के फंक्शन, ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हमने बात की कि रेटिनोइक एसिड जीन को एक्टिवेशन करता है। ये जीन की एक्टिवेशन कैसे करता है? हमने ये देखा कि यहाँ इनएक्टिव रिसेप्टर्स पड़े होंगे न्यूक्लियस के अंदर ही, ये फर्स्ट पहले उनके साथ जाके इंटरेक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जाके जीन को एक्टिवेट करेगा। अब फर्दर डिटेल में हम इन रिसेप्टर्स को डिस्क्राइब या समझते हैं। ओके, ये जो रिसेप्टर्स थे बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर जिनको रेटिनोइक एसिड ने न्यूक्लियस में जाके एक्टिवेट करना था, वो बेसिकली 2 किस्म के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स, RAR रिसेप्टर्स इसे कहते हैं। ये पूरा बेटा बेसिकली जो अभी आप पैथवेज पढ़ के आए हैं, ये न्यूक्लियर पैथवे है जिसको रेटिनॉइड पैथवे भी कहते हैं। ये काफी डिटेल में होता है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तो इस वक्त सिंपल हम RAR और RXR पैथवेज को ही देखेंगे। ओके, ये दो रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं ऑफ द विटामिन ए, ये न्यूक्लियस में होंगे। और पहला रिसेप्टर क्या है? रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स। इसके साथ कौन सी फॉर्म रेटिनोइक एसिड की बाइंड करेगी? ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड बाइंड कर सकता है या 9 ट्रांस रेटिनोइक एसिड बाइंड कर सकता है। दूसरी जो फॉर्म है डेट इज रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर्स, या इसको RXR रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके साथ मेनली 9-6 रेटिनोइक एसिड बाइंड करता है। ओके, हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ए डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि रेटिनॉल जो है रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, रेटिनोइक एसिड जो है वो न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में वहां इसको इनएक्टिव रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। वो इनएक्टिव रिसेप्टर जो है वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। और ये दो किस्म के रिसेप्टर RXR और RAR, बेसिकली ये इस वक्त इसको डाइमराइज फॉर्म में दिखाया है। ये बेसिकली डाइमराइज पहले नहीं होते, जैसे ही ये रेटिनोइक एसिड either 9-cis or 9 trans or all trans retinoic acid through cytoplasm न्यूक्लियस में एंटर होता है और इनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उस वक्त ये डाइमराइजेशन होगी और ये RXR और RAR एंड दिस रिस्पॉन्स रेटिनॉइड एसिड रिसेप्टर रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन दिस जीन्स, ये अपनी पोजीशन या अपनी स्लॉट जो है ऑक्युपाई करेगा जैसे ही ये डाइमराइजेशन होगी ऑफ द रेटिनोइक एसिड एंड इनएक्टिव न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की। तो ये जीन के साथ उसी जगह के ऊपर मौजूद जो जीन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिलीज करेगा। बेटा इस मामले में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में ये चीजें बता रहा हूं। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी हार्पर में बताई हुई है, और जबकि इलस्ट्रेशन जो है ये आपकी लिपनकॉर्ट की पिक्चर है और ये नेट की है। इन दो स्टेप्स को, इस स्टेप्स की यानी कि रेटिनोइक एसिड से जीन एक्टिवेशन के स्टेप्स की बहुत ज्यादा डिटेल है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और आपकी अंडर ग्रेजुएशन में भी। इसकी इतनी डिटेल क्यों है? अभी जैसे कोरोना का भी इशू आया हुआ है, या फर्दर इसके जो इतने मल्टीपल फंक्शंस हैं विटामिन ए के, वो सब बेस करते हैं इन्हीं डाइमराइजेशन ऑफ जो रेटिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियर रेटिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, और इनकी एक्टिवेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर जो है ये बेस करती है। और बहुत सारी ड्रग्स जो है विटामिन ए की, हम कैंसर भी इसे ट्रीट कर रहे हैं, एक्ने भी ट्रीट कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें ट्रीट कर रहे हैं, विजन के इश्यूज ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सब जो इनके इफेक्ट्स हैं ऑफ द ड्रग्स और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो सारा इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए हम इसकी डिटेल को काफ़ी हद तक ज़्यादा डिटेल में देख रहे हैं। ओके, अगेन वही बात एक दूसरी डिस्क्रिप्शन में कि रेटिनॉइड एसिड रिसेप्टर RAR रिसेप्टर्स हैं और RXR रिसेप्टर्स हैं। 9-6 RXR रिसेप्टर के साथ अटैच करेगा, और जो एट्रा है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या 9 ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो है वो RAR रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके इनको डाइमराइज करेगा और रिस्पॉन्स एलिमेंट जो कि जीन के ऊपर है उसको एक्टिवेट करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहां ये बात बेटा याद रखने की है कि RXR जो न्यूक्लियर रेटिनॉइड रिसेप्टर है, बेसिकली ये फर्दर दूसरे हार्मोन्स और दूसरी मल्टीविटामिन्स के न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ भी डाइमराइज कर सकता है। जैसे ये RAR के साथ डाइमराइज कर रहा है, तो ये RXR जो है ये दूसरे जो, जैसे एक आप फर्दर नेक्स्ट विटामिन में देखेंगे VDR न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा, उसके साथ भी डाइमराइज कर सकता है। तो RXR also form dimer with vitamin D, thyroid and other nuclear acting hormone receptors.
ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस फर्दर बहुत ज्यादा हो जाती है और इसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, रेटिनाइक एसिड हैज अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। ये आपकी हार्पर की हेडिंग है कि रेटिनोइक एसिड हैज रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। बेटा ये होते क्या है टिश्यू डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन, ये अभी हम देखते हैं कि फर्दर ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एंड 9 सिस रेटिनोइक एसिड रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। वही बात जो हम हेडिंग में कर रहे थे कि रेटिनोइक एसिड की कोई भी फॉर्म, चाहे वो ऑल ट्रांस है या 9 सिस है, वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और टिश्यू डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी डाइवर्सिटी इसमें कैसे आ जाती है कि डिफरेंट मैच्योरेशंस, डिफरेंट टिश्यूज की मैच्योरेशन तो डिफरेंट है। हाथ ने हाथ बनना है, कार्डिक टिश्यू ने कार्डिक टिश्यू बनना है, बोन्स की टिश्यूज ने बोन बनना है। तो विटामिन ए जो है वो सभी किस्म की मैच्योरेशन या ग्रोथ में किस तरीके से इतना रोल परफॉर्म करता है। तो उसका जवाब ये है कि बेटा दे हैव डिफरेंट एक्शंस इन डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, दे हैव डिफरेंट एक्शंस इन डिफरेंट टिश्यूज। एक जो डाइमराइजेशन है, न्यूक्लियर डाइमराइजेशन, एक समझे एक यूनिवर्सल आपके पास एक पोर्टल बन जाती है। वो उसमें उसको आप जब फिटिंग करेंगे तो जिस किस्म का सेल है आगे उस किस्म की उसकी मैच्योरेशन और ग्रोथ होगी। ओके बेटा, ये इसको सिंप्लीफाई करें तो स्टेम सेल्स प्लोरीपोटेंट इन नेचर होते हैं। प्लोरीपोटेंट डिफरेंट किस्म की पोटेंसी रखते हैं। ये नॉर्मली बहुत कम काउंट में होते हैं बॉडी में, ब्लड में भी होंगे, लिवर में भी होंगे, और रैपिडली ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ भी ये इनकी प्रेजेंस होती है। तो ये किसी भी किस्म की प्लोरीपोटेंट का मतलब है कि किसी भी किस्म की नेचर में मैच्योर हो सकते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब सपोज एक स्टेम सेल्स मसल सेल्स बनता है या फैट सेल बनता है या बोन सेल बनता है, तो वो अपने आप को फर्दर एक और रिप्लेसमेंट दे जाता है, जो कि स्टेम सेल्स वहां फर्दर अपने आप को फर्दर रेप्लिकेट कर लेता है। और जो दूसरा है वो फर्दर मैच्योर हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिफरेंट किस्म की सेल मैच्योरेशन लाइंस जो कि बॉडी की हैं, जिनमें रिपीटेड और फ्रीक्वेंट ग्रोथ होती रहती है। लाइक हमारे ब्लड सेल्स हैं, आफ्टर एवरी 120 डेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स बनते रहते हैं। तो ये सब लॉट कहाँ से आ रही है? स्टेम सेल्स की। सपोज अगर एक इरिथ्रोसाइट बनना था तो स्टेम सेल्स जो है वो कन्वर्ट होगा इरिथ्रोब्लास्ट में, और इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो फर्दर बेसोफिलिक, इरिथ्रोफिलिक और रेटिकुलोसाइट्स और आगे जाके मैच्योर होगा। लेकिन ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये सब डिपेंड करता है इट्स की डिमांड के ऊपर। सपोज अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गई है तो इयोसिनोफिल ज्यादा चाहिए, तो ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ऐसे कीमोकाइंस, ऐसे लिम्फोकाइंस रिलीज होंगे जो कि स्टेम सेल्स को डायरेक्ट करेंगे कि वो इयोसिनोफिल बना दे। अगर बोन ग्रोथ है, जैसे बच्चों में है कि बोन ग्रोथ कर दे, फैट सेल्स बना दे, मसल सेल्स बना दे, डिफरेंट इम्यून सेल्स की अगर ज़रूरत है तो वो बनते जाएं। एपिथेलियल सेल्स है, जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि गर्म चाय पी ली और ज़ुबान जल गई तो 2-3 दिन बाद टेस्ट दोबारा बन जाता है या ज़ुबान ठीक हो जाती है। क्यों? एपिथेलियल ग्रोथ जो है वो डेली बेसिस के ऊपर, आर्ली बेसिस के ऊपर वो रिप्लेसमेंट होती रहती है, स्पेशली जीआईटी लाइनिंग की। तो ये सब स्टेम सेल्स में ये कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि ये प्लोरीपोटेंट है। ठीक है, और फिजियोलॉजी में हम एक डिफरेंट सेल लाइंस डिस्कस करके आए हैं जो कि ब्लड लीनिएज है, वो अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। दैट इज मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑफ ब्लड सेल्स। कि सिंपल अगर एक प्लोरीपोटेंट, ठीक है, एक स्टेम सेल्स जो कि आगे जाके टी लिम्फोसाइट भी बन सकता है, बी लिम्फोसाइट भी बन सकता है, वही स्टेम सेल बेसोफिल भी बन सकता है, इयोसिनोफिल भी बन सकता है, मोनोसाइट भी बन सकता है,
पोलीज भी बन सकता है, प्लेटलेट्स भी बन सकता है, इरिथ्रोसाइट भी बन सकता है, वही स्टेम सेल्स। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर, कि आगे जाके वो उसको किस में कमिट करते हैं। ठीक है, ये सारा जो फिनोमिना है इसमें डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स एंड रेगुलेटर्स एंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि स्टेम सेल की मैच्योरेशन इनटू मोनोसाइट और इओसिनोफिल में डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ये इन्वॉल्व होंगे। तो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में या आपके ग्रोथ फैक्टर्स में जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स हैं, उनमें आपका एक छोटा सा पार्ट विटामिन ए की का न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का भी होता है। यही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सिंपल आपको कंफ्यूज नहीं करना बेटा। हमारा अभी डोमेन सिर्फ RXR और RAR की डाइमराइजेशन के ऊपर है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि RAR RXR डिफरेंट डाइमराइजेशन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स या फैक्टर्स बनाकर आगे डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम दोबारा से अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि विटामिन ए जो है वो विजुअल साइकिल में कैसे रोल परफॉर्म करेगा, ग्रोथ में कैसे रोल परफॉर्म करेगा, रिप्रोडक्शन में कैसे रोल परफॉर्म करेगा, और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स में कैसे रोल परफॉर्म करेगा। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बेटा इसकी हो चुकी है कि रेटिनोइक एसिड थ्रू एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो जीन्स को एक्टिवेट करेगा, और जीन से एक स्पेसिफिक किस्म की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, सपोज बोन ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, तो उससे ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाकर ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन करवाएगा या ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, बोन ग्रोथ में विटामिन ए का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए बच्चों में विटामिन ए जो है वो काफ़ी फोकस होता है फिजिशियंस का, पीडियाट्रिशियन का, कि विटामिन ए के लेवल को मेंटेन रखें। बोन मास इज डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। और ये बैलेंस किस तरीके से हिस्टोलॉजिकली आप पढ़ चुके हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। और ना सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, बल्कि ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जिन चीज़ों से रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है, और जिन फैक्टर से रेगुलेट हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी उसमें भी बोन ग्रोथ नहीं होगी, और अगर विटामिन ए एक्सेस में होगा तो वो भी बेटा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, और जो है डिफरेंट जो बोन ग्रोथ है वो हमारी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। रिप्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं रिप्रोडक्शंस की, उसमें विटामिन ए जो है वो इंक्लूड होता है। स्पर्मेटोजेनिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड म्यूकस सिक्रीशंस। कि जितने सीलिएटेड म्यूकस सेल्स हैं, एपिथेलिया है, उसकी ग्रोथ में विटामिन ए का या उसकी मेंटेनेंस में विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विटामिन ए डेफिशिएंट होगा तो ये सीलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम जो है वो मेटाप्लेजिया हो जाएगा। मेटाप्लेजिया कहते हैं कि एक एपिथेलियल सेल का या टिश्यू का दूसरी एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना। सपोज एक जगह के ऊपर सीलिएटेड म्यूकस सीलिएटेड एपिथेलिया थी, तो वहां अगर स्क्वेमस एपिथेलिया आ जाए तो इस चेंज को हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया की बेटा डिफरेंट रीजन होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो आपकी विटामिन ए डेफिशिएंसी है।
सपोज आपकी, और ये जो मेटाप्लास्टिक चेंज है, केराटिनाइजिंग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ये जो चेंज है एपिथेलिया का, ये किन किन आपके ऑर्गन्स में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। उसमें यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ सीलिएटेड एपिथेलिया होती है जो कि स्क्वेमस के साथ अगर रिप्लेस कर जाए, और स्पेशली केराटिनाइजिंग स्क्वेमस के साथ रिप्लेस कर जाए तो यूरिनरी ब्लैडर के बहुत इश्यूज आ सकते हैं। ट्रेकियोब्रंकियल म्यूकोजा है। स्मोकिंग भी जो है वो सीलिएटेड एपिथेलिया को स्क्वेमस सेल्स एपिथेलिया में कन्वर्ट करती है या रिप्लेस करती है। बेटा स्क्वेमस जो है वो रेजिस्टेंस एपिथेलियम होती है, ठीक है, स्क्वेमस रेजिस्टेंस एपिथेलियम होती है। तो जहां अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन दे रहे हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो वहां आपको एक फ्रेजाइल एपिथेलियम काम नहीं करेगी, वहां आपको एक रेजिस्टेंट एपिथेलियम चाहिए। तो अगर आप स्मोकिंग जो लोग करते हैं या उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम को मेंटेन करने के लिए बहुत मैंडेटरी है, तो वहाँ अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो कैरोटिनाइजिंग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो सकता है। सीलिएटेड सेंसरी सेल्स ऑफ द इनर ईयर में हो सकता है, टंग के ऊपर हो सकता है, ऑल्फैक्टरी सेल्स में हो सकता है। RAR and RXR heterodimers function as a transcription factors regulators। ये वही बात है बेटा कि RAR and RXR जो है, इनकी जो डाइमराइजेशन है इन अ सिंगल कैपेसिटी या RXR की विद द VDR, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन में। क्यों? क्योंकि ये दीज आर द पार्ट ऑफ सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स। ये ना सिर्फ विटामिन ए के फंक्शंस को मैनेज कर रहे होते हैं, बल्कि इनकी डाइमराइजेशन जो है वो डिफरेंट दूसरे इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर्स के साथ जो है ये डाइमराइजेशन करते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स या एलिमेंट्स हैं जिनके दूसरे रिसेप्टर्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं? उसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाता है, थायराइड हार्मोन आएगा, विटामिन डी के हार्मोन्स हैं या रिसेप्टर्स हैं, ये तो हम अपने विटामिन डी के सेक्शन में इसको कवर करेंगे। इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, यानी कि विटामिन ए के जो न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर्स हैं, रेटिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, जो कि RAR और RXR हैं, वो ना सिर्फ आपस में डाइमराइज करते हैं, बल्कि स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, विटामिन डी के हार्मोन्स और इंसुलिन रिसेप्टर्स के हार्मोन्स के साथ भी जो है डाइमराइजेशन मोस्टली करते हैं। तो विटामिन ए का जो है सोल और पार्शियल रोल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन और विटामिन डी और इंसुलिन में भी आप देखेंगे। ओके, लाइक the thyroid and steroid hormones and vitamin D, retinoic acid binds to nuclear receptors that binds to response element of DNA and regulate the transcription of specific genes। ये वही अभी जो बात हम डिस्कस करके आए, वही डिटेल में हम दोबारा उसको देखा है। ओके, डेफिशिएंसी बेटा विटामिन ए और इसकी टॉक्सिसिटी हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि इन डिटेल हम RXR एंड VDR एंड RAR को डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ भी इन अ फ्लो जो है हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इम्पेयर्स द विटामिन डी एंड थायराइड हार्मोन फंक्शन। वो किस तरीके से बेटा? Due to the lack of 9-cis-retinoic acid, retinoid receptors fails to dimerize। ठीक है, जो हमारा RXR रिसेप्टर है वो अगर अनऑक्युपाइड रह जाएगा तो वो सिस्टम को दो तरीके से हाल्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उनके जीन्स को एक्टिवेट नहीं करेगा। सेकंड, ना सिर्फ एक्टिवेट करेगा बल्कि रिप्रेस भी कर सकता है। ठीक है, बल्कि रिप्रेस भी कर सकता है। अनऑक्युपाइड RXR रिसेप्टर्स हाल्ट द सिस्टम्स बाय द टू वेज, क्योंकि ये RXR अब अनऑक्युपाइड है, उधर RAR इसको नहीं मिला, तो ये दूसरे फंक्शंस में अब प्रॉब्लमेटिक है या इशू क्रिएट कर रहा है।
उनके जीन्स को ना सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर रहा बल्कि उनको रिप्रेस कर रहा है। तो इससे क्या होगा, सो दैट द विटामिन ए डेफिशिएंसी हैज मोर सीवियर इफेक्ट ऑन विटामिन डी एंड थायराइड हार्मोन फंक्शन देन सिंपली फेलियर टू एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन। एक्सेसिव विटामिन ए जो है वो भी जो है प्रॉब्लमेटिक है। एक्सेसिव क्यों होता है ये हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ RXR और VXR और RAR की वजह से हम इसको इधर डिस्कस करें, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RXR होमोडाइमर्स। बेटा आप अल्फा बीटा चेन्स देख चुके हैं कि थैलेसीमिया भी अभी आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो इसमें अपने प्रोटीन के लेक्चर्स में, कि 50-50% पार्टिसिपेशन दोनों, जब भी डाइमर्स की बात होगी तो जितना हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे दूसरे को भी उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर दूसरा आप उतना इंक्रीज नहीं करते या एक चीज ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो होमोडाइमर्स बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, RXR के होमोडाइमर्स बनेंगे। अब ये होमोडाइमर्स क्या करेंगे, देयर आर नॉट एनफ RXR अवेलेबल, ठीक है, टू फॉर्म द हेटेरोडाइमर विद द विटामिन डी एंड थायराइड हार्मोन। RXR जो है अपनी ही एफिनिटी की वजह से आपस में जो है इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा और विटामिन डी और थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका भी इफेक्ट विटामिन डी और थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के ऊपर आएगा। बेटा रेफरेंस जो है वो अगेन हार्पर और लिपन का है। आज के लेक्चर में हमने मेनली जो है विटामिन ए के जो है वो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है, जो कि न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्टर या सुपर फैमिली ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की वजह से ये डिफरेंट जो है ग्रोथ और मैचुरेशन इसके फंक्शंस देखे हैं, जबकि विजुअल साइकिल जो है सेपरेटली इन अ नेक्स्ट लेक्चर हम इसको डिस्कस करेंगे।